वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, इसका पार्ट 8। ठीक है, अब देखो इस पार्ट में हम आर्टिकल 26 से शुरू करेंगे। इससे पहले के जो भी पार्ट है मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप सारी वीडियो पहले के जितने भी पार्ट है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। देखो आर्टिकल 26 क्या बोलता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, कि भाई साहब जैसे कि हम अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो हम क्या कर सकते हैं, हर किसी के पास ये राइट है कि वो क्या करे, अपने धर्म के हिसाब से, मतलब कि अपने धर्म के हिसाब से, मतलब कि अपने धर्म को कैसे, जो उसके बीच में थोड़े से गिल्ट्स वगैरह आ जाते हैं तो उसे कैसे ठीक करना है। ठीक है, कुछ जो प्रॉब्लम आ जाती है उसे कैसे ठीक करना है, वो खुद हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है। अब देखो कैसे कैसे हो सकता है वो, देखो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस द राइट टू ऑफ और एनी सेक्शन ऑफ इट द राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल पर्पसेस। देखो ये क्या बोला कि ये राइट के अंदर ये बोलता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है कि जो रिलीजियस है वो डिनोमिनेशन करे। डिनोमिनेशन मतलब कि भाई आवाज़ उठा सकता है अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, और क्या कर सकता है, और ये भी कर सकता है कि वो अपना एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर ले या फिर एक चैरिटी बना ले। ठीक है, चैरिटी बना ले कि हाँ भाई अगर हमें आपसे मतलब कि हमें कुछ भी बात ऐसे लगेगी जो ख़राब है तो हम क्या करेंगे, फिर चैरिटी बनाएंगे, इसमें लोग जोड़ेंगे जो हमारे रिलीजन से हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम सारे एक साथ खड़े होंगे। तो ये गवर्नमेंट ने हमें राइट दिया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक चैरिटी बना सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, और अपना सुझाव दे सकते हैं, या फिर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, डिनोमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे आगे देखो, इट प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, कलेक्टिव फ्रीडम, जिससे कि क्या हो, अपने पूरे धर्म की, जैसे कि भाई अब ये तो है नहीं, अब जैसे मैं एक हिंदू संगठन है। ठीक है, हिंदू संगठन है तो हमने एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन या ये कोई इंस्टीट्यूशन बनाया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, कलेक्टिव फ्रीडम देगा। ये तो नहीं कि या भाई मैंने कुछ राइट मांगा और गवर्नमेंट ने हमें राइट दे दिया। ठीक है, मुझे राइट दे दिया तो ये खाली इन्हीं लोगों के लिए नहीं वैलिड होगा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर जो मेरे इंस्टीट्यूशन में जुड़े हुए हैं। नहीं, ये सभी के लिए वैलिड होगा जो उस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते होंगे। जैसे कि हिंदू समाज है तो हिंदू के लिए, तो पूरे उसी हिंदू समाज के लिए ये एप्लीकेबल होगा। अच्छा ठीक है, और इट ऑल्सो एम्पावर्स द रिलीजन डिनोमिनेशन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अब जो हमने क्या बोल रहे कि जो आपने इंस्टीट्यूशन बनाया। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन बनाया या फिर कोई भी चैरिटी बनाई। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें मीटिंग बिठा के अपना भाई अपना जो भी अपना मसला है उसे हल कर सकते हो। ठीक है, कि भाई देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है, जैसे कि आप बजरंग दल देख लो। ठीक है, बजरंग दल में क्या होता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वहीं पहुँच जाते हैं और एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। तो वो चीज़ है। ठीक है, अच्छा, मोर ओवर द राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द राइट टू administer such property is also provided to every religion denomination। क्या बोल रहा है ये, कि कोई सी भी चलत और अचलत संपत्ति, ठीक है, चलत और अचलत संपत्ति को अपना बना सकता है कोई भी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब कि खरीद सकता है। अब जैसे कि क्या हुआ भाई, हमने एक चैरिटी खोली। अच्छा भाई, चैरिटी में बहुत सारे मेंबर जुड़े, अच्छा अच्छा, मतलब कि सब ने मिल के पैसे जोड़े, उसने बोला कि चलो इसे और इसकी एक और ब्रांच खोलते हैं, इस जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़मीन लेंगे। तो ऐसा कर सकती है भाई। अब आपने इंस्टीट्यूशन एक चैरिटी बना ली तो आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी को ले सकते हो आप मिलजुल के। ठीक है, तो वो किसकी होगी, प्रॉपर्टी वो पूरी चैरिटी की होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं कि जिन्होंने ली है खाली वही उसमें आ सकते हैं, नहीं, बाकी नए मेंबर भी जुड़ सकते हैं, जो इसके मेंबर नहीं है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये रिलीजन चैरिटी की है। ठीक है, जैसे हिंदू समाज ने ली है तो यहाँ पे हिंदू भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि और कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। ठीक है, चलत और अचलत संपत्ति जो भी है, सच प्रॉपर्टी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एवरी रिलीजियन डिनोमिनेशन, कि हर 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 क्या बोलते हैं, हर रिलीजन से लोग आ सकते हैं यहाँ पे। ये नहीं कि भाई आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, हिंदू समाज ने कोई प्रॉपर्टी ली है, हाँ भाई तो यहाँ पे इसी के लोग आएंगे। आपने कोई काम करा खड़ा, जैसे भाई एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपने ज़मीन लेके क्या करा, एक कॉलेज बना दिया, हिंदू समाज कॉलेज। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी खाली क्या करो, आप हिंदुओं को यहाँ पे पढ़ने भेजो, नहीं, यहाँ पे और धर्म के भी, क्योंकि आपने क्या करा है, अपने सोशल वेलफेयर का काम करा है, ठीक है, सोशल वेलफेयर का काम करा है, तो आप यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर रीजन के बच्चों को ही नहीं पढ़ा सकते, यहाँ पे सारे रीजन के बच्चे आएंगे, ठीक है, पढ़ने, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, द राइट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 26 आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। वही, अगर अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो हमारी पब्लिक पीस है वो ख़त्म हो रही है, जो मोरालिटी है वो ख़त्म हो रहा है, या फिर हेल्थ इशू प्रॉब्लम कुछ ऐसी फेस हो रही है गवर्नमेंट को कि हाँ भाई अगर आप ऐसा काम करोगे तो ये हो सकता है, तो वो उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देगी भाई, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 26 क्या करती है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है कम्युनल रिलीजन्स को, ठीक है, कम्युनल रिलीजन्स को, एक पर्टिकुलर रिलीजन्स को, कि आप क्या करो, एक ऐसा करो कि आप ना एक अपना एसोसिएशन बना लो, और मतलब कि सब मिल बांट के अपना फैसला लिया करो, जो आपको करना है वो करो, ठीक है। इसमें बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, हाँ, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन अगर आप क्या करोगे, अगर आप अभद्र व्यवहार करोगे, ठीक है, पब्लिक प्लेस पर जाके हंगामा करोगे, तब हम इंटरफेयर करेंगे और उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगा देंगे। तो ये क्या है, आर्टिकल 26 बेसिकली एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है रिलीजियंस को, ठीक है। अब देखो, रिलीजियस डिनोमिनेशंस मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशन। डिनोमिनेशन मतलब कि आवाज़ उठा रहे हो आप गवर्नमेंट के खिलाफ, जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ, अगर उसने कुछ ऐसा कुछ काम करा है जो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप आवाज़ उठा रहे हो, तो देखो इसके लिए 3 कंडीशन है, क्या क्या है देखो। इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव अ कॉमन सिस्टम ऑफ बिलीव्स, ठीक है, विच दे रिगार्ड्स एज कंडक्टिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग। मतलब कि ये एक ऐसे लोगों का समूह होना चाहिए कि हाँ भाई, जो जिनका सबका उद्देश्य एक ही हो। कोई बोले कि भाई अच्छा आप इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, नहीं नहीं जी मैं तो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे तो मेरे साथ ये नहीं हुआ, तो मुझे तो ये चाहिए। और कोई दूसरा बंदा बोले नहीं नहीं भाई मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तो ये चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जो सब दोनों जितने भी इसमें प्रोटेस्टेशन में जो भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, उसमें जितने भी बंदे हैं उनका सबका एम एक ही होना चाहिए कि हाँ भाई हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, सबका एम एक ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, और वो भी सही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन से मतलब कि जैसे हिंदू समाज है, अच्छा, तो उनके लिए कुछ ऐसा कोई एक्ट लेके आई गवर्नमेंट, या फिर कुछ ऐसा रूल बना दिया कि जो उन्हें समझ में ना आ रहा हो या फिर जो उन्हें गलत लग रहा हो, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है, ठीक है। और इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय डिस्टिंक्टिव नेम, मतलब इसका एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, पर्टिकुलर नाम होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो क्या, जैसे कि हिंदू समाज, ये हो गया एक नाम, ठीक है। तो मतलब ये पर्टिकुलर नाम से जानी जानी चाहिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी उसमें मेंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी उसमें मेंबर्स हैं, तो उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होना चाहिए कि भाई ये कोई कुछ अलग नाम बता रहा, कोई अलग नाम बता रहा ना। जैसे कि आपने कोई एसोसिएशन बनाई, ठीक है, एक एसोसिएशन हो गया, ये एक एसोसिएशन है, ठीक है। अब जितने भी लोगों से पूछा जाएगा कि भाई हाँ आप क्या काम करते हो, ठीक है, हाँ, तो वो बोलेगा भाई एक एसोसिएशन में काम करता हूँ, मैं तो एक ही कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपका एक पर्टिकुलर एक यूनिक नाम होना चाहिए जो खाली आप ही के ऑर्गेनाइजेशन का हो, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई रिलीजियस denominations court decision must be consulted to determine constitutes a religion denomination। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोल रहा है, डज नॉट स्पेसिफाई रिलीजियस डिनोमिनेशन, कोर्ट डिसीजन मस्ट बी कंसल्टेड टू डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिलीजन डिनोमिनेशन, कि भाई उसके ऊपर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करेगा, ठीक है। स्पेसिफाई, अब वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं बताएगा, कि स्पेसिफाई नहीं करेगा, अलग अलग नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है, कि जो ये है क्या बोलते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं कर रहे हैं, उसको कौन सही करेगा, उसको कौन देखेगा, उसको हमारी गवर्नमेंट देखेगी, कोर्ट कोर्ट देखेगा उसको, सुप्रीम कोर्ट देखेगी, हाई कोर्ट देखेगी, अगर कुछ ऐसा मैटर होता है तो, ठीक है। कोर्ट डिसीजन मस्ट बी कंसल्टेड, ठीक है। अब जो कोर्ट डिसीजन देगी तो वो फाइनल होगा, ठीक है। टू टू डिटरमाइन कंस्टिट्यूट और रिलीजन डिनोमिनेशन, भाई कि जो ये मांग रहे हैं, जो हमारी जो रिलीजियस डिनोमिनेशन उठी है, जो हमारे सरकार रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं ये लोग, क्या ये सही है, क्या ये जो बोल रहे हैं सही है, तो उसके ऊपर कौन फैसला लेगा, हमारी कोर्ट के मेंबर्स फैसला लेंगे, हमारे कोर्ट के चीफ जस्टिस फैसला लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, तो ये पावर किसके पास है, कौन इस पर फैसला लेगा, कोर्ट फैसला लेगी, ठीक है। कि ये जो बोल रहे हैं, जो जिसके जिसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आवाज़ कौन उठाएगा, मतलब कि
रिव्यू कौन करेगा? इसे रिव्यू कोर्ट करेगी, ठीक है। अब देखो एक केस हुआ था हमारा एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या हुआ था? देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसमें एस्टैब्लिश 3 स्टैंडर्ड्स दैट अ रिलीजन ग्रुप मस्ट बी मीट, ठीक है। ये बोला था कि भाई अगर आप कोई रिलीजन ग्रुप से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो ये आपके 3 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे। देखो क्या बोला था? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स अ शेयर्ड फेथ। भाई सबका जो सब एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, रिलीजन ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई सबकी जो आस्था हो एक जैसी हो, ठीक है। अच्छा, अ कॉमन स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉमन स्ट्रक्चर सभी एक ही जगह से बिलोंग करते रहने चाहिए, ठीक है। एक ही जगह से मतलब कि एक ही उससे, जैसे आप हिंदू समाज के मेंबर हो तो आप उसमें सारे एक ही रिलीजन के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। द डिस्टिंक्शन नेम इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि एक ही पर्टिकुलर नाम होना चाहिए जिससे कि आपको आपके ग्रुप को जाना जाए कि हाँ भाई ये ग्रुप है, इसके ये मेंबर्स हैं और इसके ग्रुप का नाम ये है, ठीक है, इनके नाम से ये जाना जाते हैं, ठीक है। तो तब जाके आप क्या हो, एक रिलीजन ग्रुप हो, ठीक है, एक बढ़िया स्टैंडर्ड रिलीजन ग्रुप हो, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन ऑफ रिलीजियस नॉमिनेशन, कि भाई आप क्यों नहीं कर सकते भाई, मतलब कि एक्सेप्शन रिलीजन डिनोमिनेशन, आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते अगर क्या क्या कर दो आप, ठीक है। तो देखो क्या है, शैविज्म, शक्तिज्म, वैष्णविज्म इन हिंदुइज्म एंड शिया सुन्नी एन इस्लाम। देखो ये क्या बोला? अब देखो ये क्या है, रिलीजन डिनोमिनेशंस। अब देखो हिंदू है तो हिंदू हिंदू कितने टाइप के होते हैं? एक होता है शैविज्म, एक होता है शक्तिज्म, एक होता है वैष्णविज्म, ये हमारी हिंदुओं की होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने इस्लामिक में देखा होगा तो इसमें होते हैं शिया और सुन्नी, ठीक है, डिनोमिनेशंस में। अच्छा, तो ये होगी हमारी एक्सेप्शंस कि एक पर्टिकुलर ग्रुप से, जैसे कि आपकी आस्था है, जैसे कि इस्लामिक में देख लो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शिया मुस्लिम होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं, तो इनका अलग अलग डिनोमिनेशन है, अलग अलग ग्रुप बनता है, ठीक है। हाँ, तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 26, ये आर्ट जो ये क्या बोलते हैं, ये हमारा आर्टिकल 26 पर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, जो क्या बोलता है अभी हम पीछे पढ़ के आए थे। राइट अंडर आर्टिकल 26 आर रेस्ट्रिक्टेड टू इन द सेम वे एज राइट अंडर 25 आर पब्लिक सेफ्टी मोरालिटी, मतलब कि अगर वही चीज़ है कि अगर क्या हुआ, अगर वायलेशन होता है, ठीक है, अगर पब्लिक प्लेस पीस पे क्या होती है, अशांति फैलाते हैं या फिर ये रिलीजन ग्रुप कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि भाई विद्रोह कर दिया, आग उग लगा दी, ठीक है, और गाड़ियों में आग उग लगा दिए, लट्ठेबाजी डंडेबाजी चला दिए, पत्थर वत्थर कर दिए, ठीक है, पथराव कर दिया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आगे देखो, अब आता है हमारा आर्टिकल 27। क्या बोलता है ये? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। देखो, lays down that no person shall be compelled to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। भाई आप किसी को भी पैसे नहीं दोगे, ठीक है, कि भाई हम तुझे पैसे दे रहे हैं तो आजा हमारे उसमें मिल जा, ठीक है, या फिर मैं तेरा प्रमोशन करा दूंगा तो इस पोस्ट पे बिठा दूंगा तो आके हमारे इसमें संगठन में मिल जा, ठीक है। आप किसी को भी ऐसा बोल नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। लेज डाउन दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन, ठीक है। अपना जो उसका एसोसिएशन है, जो डिनोमिनेशन है, उसके लिए वो कोई टैक्स पे नहीं करेगा, बाध्य नहीं होगा, भाई अपनी मर्जी है दो तो दो, नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके लिए आप वो नहीं बोल सकते कि भाई ये तो सब दे रहे हो तुझे भी देना पड़ेगा, भाई मर्जी है, ठीक है, मर्जी है अपनी दो या ना दो, ठीक है। टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स और रिलीजन डोमिनेशन। भाई आपने कोई ग्रुप बना रखा है, आपने पर्टिकुलर कोई रिलीजन ग्रुप बना रखा है, ठीक है, अब उसके मेंटेनेंस में भी पैसे लगेंगे, उसका कोई प्रमोशन जब भी उसका भाई प्रमोशन कराना है या फिर उसका प्रमोट कराना है, उसका प्रसार करना है, उसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो उसके लिए पैसे लगेंगे। तो ये हर किसी के लिए वो नहीं है कि बाध्य नहीं कि हाँ भाई सबको देने ही देने पड़ेंगे पैसे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं भाई, जिसका मन है दो, जिसका मन नहीं है वो मत दो। चल ठीक है, अब आगे देखो, इट सेज दैट नो पब्लिक it says that no public money collected through taxes shall be spent for the promotion or maintenance of any particular religion। देखो ये क्या बोल रहा है कि ऐसी कोई भी आप पब्लिकली चंदा नहीं मांग सकते जाके, ठीक है, पब्लिकली चंदा नहीं मांग सकते, मतलब कि देखो सपोज करो
जैसे कि भाई एक एसोसिएशन है, ठीक है, इसके कुछ मेंबर है, 5-6 मेंबर थे। अब इन्होंने मिल के मीटिंग करी कि भाई अब हमें इसका काम भी करवाना है, मेंटेनेंस भी है, हमारे पास तो कुछ भी खर्चा नहीं हो पा रहा, कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम क्या चलते हैं, हम लोगों के पास चलते हैं बाहर जाके, ठीक है, हम लोगों के पास जाते हैं और सबसे ना चंदा मांगते हैं कि हाँ भाई कुछ भी बहाना मार देंगे और हमें ना चंदा दे दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस शैल बी स्पेंड फॉर द प्रमोशन। ये क्या बोल रहा है कि ऐसा अगर होता है तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, ऐसा चंदा नहीं मांग सकते। इट सेज दैट नो पब्लिक मनी, लोगों से नहीं मांग सकते, ठीक है। कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस, टैक्सेस के थ्रू कि हाँ भाई आप इसके मेंबर हो ना तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये तो मतलब कि चाहिए ही चाहिए हमें ना, ऐसा कुछ नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है किसी से भी, ठीक है। शैल बी स्पेंड फॉर द प्रमोशन, किसके लिए, तो अपनी जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसका प्रमोशन या फिर उसके मेंटेनेंस के लिए आप ऐसे लोगों से पैसे नहीं मांग सकते पब्लिकली, ठीक है। दूसरा, देखो दूसरा है हमारा फेवरिंग, पैट्रोनिसिंग और सपोर्टिंग एनी रिलीजन ओवर द अदर इज़ प्रोहिबिटेड। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग और सपोर्टिंग एनी रिलीजन्स ओवर द अदर। क्या आप ये बोल रहे हो कि हाँ भाई इससे बढ़िया तो ये है, हम यहाँ चले जाते, इसका मेंबर बन जाते, हम कहाँ इसमें फंस गए, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स ओनली लेविंग अ टैक्स नॉट अ फी, ठीक है। कि भाई साहब क्या कर सकते हो आप आप कभी कभार ऐसा तो कर सकते हो कि हाँ भाई साहब कि टैक्स लगा दिया आपने कि अगर आप ये करोगे तो टैक्स है, अगर आप ये करोगे तो टैक्स है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते, फ़ी नहीं लगा सकते कि हाँ भाई महीने में आपको हमें इतने पैसे देने ही देने हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप टैक्स लगा सकते हो, हाँ भाई थोड़ा ये है तो थोड़ा आप जो ये काम करेगा तो वो टैक्स देगा, और उसमें भी बात देनी है, जिसकी मर्ज़ी है दो, जिसकी मर्ज़ी नहीं है वो मत दो, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या बोला कि आप फ़ीस नहीं लगा सकते, फ़ी मतलब कि मंथली, कि भाई मंथली जा रहे हो और भाई फ़ीस मांग रहे हो, ठीक है। कि भाई अब से हम ऐसा करेंगे कि महीने के महीने हर कोई मेंबर जो है कि इतनी इतनी फ़ीस देगा हर महीने, जैसा स्कूल में होता है कि महीने की इतनी फ़ीस जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, फ़ीस कोई नहीं देगा, ठीक है। द पर्पस ऑफ, अच्छा ये सब किस लिए मांग रहे हैं, कितने लिए चल रहा है ये पैसा, ये पैसे की बात इसलिए चल रही है कि जो आपने पहले तो एसोसिएशन बनाई, ठीक है, आपने अपना एक रिलीजन डिनोमिनेशन बनाया, ठीक है, कल ग्रुप बनाया, ठीक है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए और उसके प्रमोशन के लिए पैसे कलेक्ट करना, तो बता रही है कि इस तरह से नहीं कर सकते आप पैसे कलेक्ट। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब देखो, द पर्पस ऑफ अ फी इज़ टू कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू प्रमोट मेंटेन रिलीजियस, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है कि आप जो फीस लगा सकते हो, कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कर सकते हो आप, कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन, आप फीस तो पहली बात तो लगा ही नहीं सकते, ठीक है। और बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो आप सभी धर्मों का वो भाई मिल के बटेगा सभी धर्मों में, ठीक है, मतलब कि सभी धर्मों में मिलकर बटेगा, सेक्युलर है, ठीक है, तो सभी धर्मों में मिलेगा वो। ऑफ रिलीजियन इंस्टीट्यूशन एंड नॉट, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन हो या फिर उसकी प्रमोशन के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट पिलग्रिम में बी चार्ज अ फ्यू इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम विद अ स्पेशल सर्विस और सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है। मतलब कि एज अ रिजल्ट पिलग्रिम्स में भी चार्ज अ फ़ी, भाई जो वहाँ का रहने वाला है, ठीक है, मतलब कि रहने वाला इन द सेंस कि अब मेंबर है, हाई मेंबर है, एक फ़ी को चार्ज कर सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट चार्ज कर सकता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम स्पेशल। अगर कोई ने वो स्पेशल से सर्विस दे रहा है कि हाँ भाई हम मैं ना तुम्हें ऐसा करूँगा, अगर तुम मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं तुम्हें ये सर्विस दूंगा स्पेशल, मतलब कि जो औरों को नहीं दे रहा, मैं ऑर्डिनरी सर्विस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक स्पेशल सर्विस दूंगा अगर तुम मुझे फ़ीस दोगे, तो इस हिसाब से फ़ीस तो वो ले सकता है, ठीक है, इस हिसाब से फ़ी ले सकता है अगर वो कुछ स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस मेंबर को तो। अच्छा, सिमिलरली रिलीजन्स एंडोवमेंट में बी चार्ज अ फ़ी टू कवर रेगुलेटरी एक्सपेंसेस, ठीक है। अब क्या हुआ, हर जो रिलीजियस के लोग हैं डोनेशन डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है, डोनेशन चार्ज कर सकते हो, हाँ भाई कि जो अपनी मर्ज़ी से दे रहा है दे दो, ठीक है, जिससे कि आपका रेगुलेटरी एक्सपेंसेस जो खर्चा है वो चलता रहे, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब देखते हैं हम आर्टिकल 28 जो क्या बोलता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। देखो आर्टिकल 28 स्टेट दैट
नो रिलीजन्स इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 28 पहली बात तो ये बोलता है कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का फॉलो नहीं कर सकते। जैसे कि आप कोई ऐसा कोई आप बोलते हो ना वेलफेयर का कोई काम कर रहे हो, आप वेलफेयर कोई अपना इंस्टीट्यूशन खोल रखा है। मैं इस बात करता हूँ स्कूल की एग्जांपल की बात करता हूँ मैं स्कूल लेके, ठीक है। सपोज करो एक स्कूल है, ठीक है। अब भाई जो जिसने उस स्कूल को खोला है वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, और वो बोलता है कि भाई मैं तो इसी धर्म के मतलब कि इसके जो फेस्टिवल आएंगे या फिर इसके जो कल्चर होंगे, इसकी जो प्रैक्टिस होंगी अपने रिलीजन की करूँगा, अपने स्कूल में करूँगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कि आप करो, आप अपने घर पे जाके करो, लेकिन आप स्कूल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी, मैंने बताया था ना पीछे कि सभी लोग, सभी धर्मों के, सभी कल्चर के लोग आएंगे वहाँ, सभी रिलीजन के लोग हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो कुछ तो होते हैं जो कम्प्लीटली स्टेट के अंडर आते हैं, और कुछ होते हैं जो थोड़े भाई कोई पार्शली थोड़ा पोर्शन, हाँ कि भाई पार्टनरशिप है तो उसमें स्टेट भी और थोड़ा प्राइवेटाइजेशन भी है, ठीक है। और एक होता है जो पूरा ही प्राइवेट होता है, टोटली प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोला, इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट, ठीक है। जो पूरी तरह से स्टेट मेंटेन कर रही है, ठीक है। जैसे कि सरकारी स्कूल हो गए आपके, और ऐसी कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ठीक है। अच्छा, 4 टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हम देखो 4 टाइप के होते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको वही है। देखो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, कि भाई ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरह से स्टेट ही मेंटेन कर रही है, 100% उन पे जो बस चल रहा है वो हमारी स्टेट का ही चल रहा है, ठीक है। रिलीजियन इंस्टीट्यूशन इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे तो जो रिलीजियन इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब कि कल्चरल काम जो होता है वो बिल्कुल ही 100% ही ख़त्म होता है, बिल्कुल बंद होता है, ठीक है। और देखो दूसरा टाइप क्या है, दूसरा है एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट स्टेब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट, ठीक है। भाई ट्रस्ट के अंदर बना है लेकिन उसे चला कौन रहा है, उसे स्टेट चला रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, परमिटेड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब कि हाँ भाई कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। परमिटेड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब फिर तीसरा है हमारा रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। तो दूसरे वाले में तो था कि भाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में था कि हाँ भाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, कि स्टेट के नाम से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। चला तो प्राइवेट वाला रहा है, प्राइवेट के नाम पे चला रहा है, लेकिन उस स्टेट के अंडर आ रहा है, ठीक है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल है, लेकिन स्टेट के अंदर आ रहा है। तो ऐसे में परमिटेड ऑन वॉलेंट्री बेसिस, ठीक है। मतलब अगर उसका मन करे, जो भाई जिसकी प्रॉपर्टी है, जो पर्टिकुलर मेंबर है, जिसने उसे चलाया है, जो उसका डायरेक्टर है, ठीक है, उसकी मर्जी है भाई, वो चाहे तो करवा सकता है, चाहे तो नहीं करवा सकता, मर्जी है उसकी। दूसरा, फोर्थ है लास्ट, रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट, ठीक है। ऐसा स्कूल जिसे स्टेट से फंड मिल रहे हैं, ठीक है, फंड मिल रहे हैं, रेगुलरली फंड मिल रहे हैं, परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस, ठीक है। तो वो भी क्या है भाई, उसकी भी मर्जी है कि हाँ भाई चला सकता है, नहीं भी चला सकता, उसकी भी मर्जी है, वॉलंटरी बेसिस पे, ठीक है। Moreover, no person is required to attend any religious institution or worship without his consent in any educational institution recognized by the state or revising aid out of state fund, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, हालांकि हालांकि ऐसा नहीं है कि नो पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्कशिप, ठीक है, विदाउट हिज कंसेंट। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आपने मैंडेटरी कर दिया कि भाई हर स्टूडेंट को आना ही आना है, और कि भाई मैं तो इस धर्म से हूँ। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, कोई स्कूल है, अब उसका कोई डायरेक्टर है, किसी पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है, ठीक है। अब वो क्या बोलेगा कि भाई हाँ, यहाँ पे स्कूल में सारे धर्म के बच्चे के लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गया, उसने बोला कि भाई कल सभी को आना है, ठीक है, हम यहाँ पे एक रिचुअल परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे सभी को आना है। तो इसमें मर्जी है भाई बच्चों की, वो जाए, चाहे तो जा सकते हैं, चाहे तो नहीं जा सकते, भाई मर्जी है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते बच्चों को। मोreover, नो पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियन इंस्टीट्यूशन, मतलब मर्जी है, चाहे तो आ सकते चाहे तो नहीं आ सकते, रिलीजियन इंस्टीट्यूशन और वर्कशिप विदाउट हिज कंसेंट इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। भाई ऐसा नहीं कर सकते आप कि भाई आपने बिल्कुल वो कर दिया कि आना ही आना है, जो नहीं आया भाई उसे रेस्ट्रिकेट कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। भाई मर्जी है, उसकी बच्चे की मर्जी है, कंसेंट है उसका, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, चाहे फिर वो स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर उसको फंड मिलता हो स्टेट से, मतलब इन दोनों की बात कर रहा है, चाहे वो स्टेट से रिकॉग्नाइज हो, चाहे फिर वो स्टेट से फंड मिलता हो, जिसमें उसकी मर्जी होती है कि उस कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता अपने कल्चर्स को, ठीक है। तो उसमें मर्जी है भाई बच्चों की, बच्चों का कंसेंट है, बच्चा आना चाहते तो आएंगे, नहीं आना चाहते तो नहीं आएंगे।
ठीक है। इन द केस ऑफ माइनर द कंसेंट ऑफ हिज गार्डियन, ठीक है। और एक ऐसा होता है कि भाई स्कूल में छोटे से लेकर बड़े तक के बच्चे होते हैं, तो भाई ऐसे केस में जिसमें बच्चे माइनर हैं, ठीक है, 18 से कम उम्र के, तो उनके गार्डियन के ऊपर डिपेंड करता है, फिर उनके गार्डियन भेजें, चाहे तो भेजें चाहे तो ना भेजें, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, एक फंडामेंटल राइट आता है हमारा दूसरा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये हमारा फिफ्थ राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ऊपर का भी आपको बोरिंग लग रहे होंगे मुझे पता है, अब यहाँ से थोड़ा सही हो जाएगा। देखो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर द राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड टू गेट एन एजुकेशन। देखो अब ये क्या बोल रहा है कि कल्चरल एजुकेशन राइट एक ऐसा राइट है जिसमें हर सिटीज़न को ये राइट है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करे, बचा के रखे, और एजुकेशन को ग्रहण करे, ठीक है। हर किसी एक सिटीज़न का ये राइट है कि भाई वो क्या करे, अपने कल्चर को बचाए, अपने धर्म का सम्मान करे, उसे बचाए, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन करे। और दूसरा कि उसको पढ़ने का अधिकार है, वो पढ़ सकता है। इसलिए तो जो हमारे सरकारी स्कूल है ये खोले थे, यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलती है, ठीक है। लेकिन भाई लोग समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, ज़्यादा अच्छी एजुकेशन होती है, कुछ हद तक ये सही भी है। अब देखो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर द राइट्स दैट प्रोटेक्ट द कल्चर, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज ऑफ ऑल सेक्शन। देखो ये क्या बोल रहा है कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स एक ऐसे राइट है जो कि करते हैं, जो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, जो किस लिए लगाए गए हैं, वो इसलिए लगाए हैं जिससे कि प्रोटेक्ट कर सके कल्चर को, ठीक है, स्क्रिप्ट को, और उस स्क्रिप्ट को मतलब कि उनकी लिखने की जो भाषा है, ठीक है, लैंग्वेज को, बोलने की जो भाषा है, उस एक पर्टिकुलर सेक्शन की। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारे जो देश है उसमें क्या डाइवर्सिटी है, भिन्नता है, ठीक है, भिन्नता है, लेकिन हम फिर भी एक हैं, एक साथ हैं। तो जितने भी छोटे छोटे हैं, या फिर आप बोल सकते हो जितने भी टाइप के कल्चर हैं, उन सब कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट क्या करे, उन कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके और सभी को पढ़ाई दे सके, भाई सभी का अधिकार है पढ़ना। तो ये चीज़ है, इसके लिए ये लेके आइए गवर्नमेंट, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन प्रिजर्व्स द कल्चर ऑफ ऑल माइनॉरिटी ग्रुप्स, चाहे फिर वो छोटी जाति से हों, चाहे फिर वो बड़ी जाति से हों, सभी के जो कल्चर को प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है। अब देखो माइनॉरिटी ग्रुप्स क्या हो गए, माइनॉरिटी ग्रुप्स हो गए जैसे कि रिलीजन, माइनॉरिटी रिलीजन कौन से हो गए, हिंदू को छोड़ के सारे माइनॉरिटी में आ गए, ठीक है। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर मिनिस्ट्रीज एक्ट 1992, इसमें क्या बोला, इसके अकॉर्डिंग मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड पर्सिस वर रिकोगनाइज एज माइनॉरिटी, इन्हें बोला गया कि ये माइनॉरिटी में है, ठीक है। और लिंग्विस्टिक्स माइनॉरिटी, देखो माइनॉरिटीज जो होती हैं वो दो टाइप पे होती हैं, होती है रिलीजियस माइनॉरिटी धर्म के अनुसार, और एक होती है लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के अनुसार कौन सी भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड करा हमने माइनॉरिटी को, पहली है रिलीजन माइनॉरिटी, तो भाई हिंदू को छोड़ के सारी जितनी भी हो गई तो वो सारी माइनॉरिटी में, जैसे कि मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, पर्सिस हो गए, ठीक है, ये सब क्या माइनॉरिटी ग्रुप है रिलीजन के हिसाब से, ठीक है। अब हम लिंग्विस्टिक बेसिक देखते हैं, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के स्तर पर बेस्ड ऑन लैंग्वेज दे स्पीक, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग 38th रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, 38th रिपोर्ट के अनुसार क्या बोल रहा है कि ईच स्टेट देयर इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन, ठीक है। हमें पता है कि हर स्टेट में अलग अलग भाषा बोली जाती हैं भारत की, क्यों क्यों, क्योंकि हमारा जो भारत है वो क्या एक सेक्युलर स्टेट है, इसमें बहुत सारे धर्मों के लोग हैं और उनका धर्म अलग है तो उनकी भाषा अलग है, तो इसलिए जो हमारी ईच स्टेट है वहाँ पे अलग अलग भाषा बोली जाती हैं, ठीक है, विच बाय द मेजॉरिटी, ठीक है। अब जो हर स्टेट में भाषा बोली जाती है तो उसमें ऐसे लोग भी होंगे भाई माइनॉरिटी जो कि भाई दूसरे स्टेट से आए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पे आके रहने लगे क्योंकि भाई उनका काम वहीं पे चल रहा है, ठीक है, तो वो आगे माइनॉरिटी में वाली भाषा के लोग आगे माइनॉरिटी में। और जो वहाँ पहले से रह रहे हैं, ठीक है, जो ऐसे लोग जहाँ पे जिस जिस भाषा के लोग एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा, मतलब मान लो कि कोई स्टेट है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई स्टेट है, अब इसमें इतने तो माइनॉरिटी वाली भाषा है, मतलब कि किसी किसी अलग अलग स्टेट से आए, ठीक है, तो ये माइनॉरिटी वाली भाषा में हो गई। और मेजॉरिटी में मतलब कि जो इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर स्टेट के एक पर्टिकुलर एरिया में, ज़्यादा एरिया में, ठीक है, ज़्यादा एरिया में ज़्यादा लोग जो हैं एक पर्टिकुलर भाषा बोलते हैं, तो ये हो गए माइनॉरिटी लिंग्विस्ट, वो मेजॉरिटी लिंग्विस्टिक वाले, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, ऑल अदर्स हु डू नॉट स्पीक दैट लैंग्वेज, और ऐसे लोग जो मेजॉरिटी वाली लैंग्वेज को नहीं बोलते उसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनर, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी,
वो बिलोंग करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से। ठीक है, आगे अब देखो रिलीजियस माइनॉरिटी में क्या बोल रहा है, एक चीज़ और बोल रहा है, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये कोई केस है, ठीक है। माइनॉरिटी हैव टू बी कंसिडर्ड स्टेट वाइज। अब देखो इन्होंने बोला कि हमें जो माइनॉरिटी को कंसल्ट करना चाहिए स्टेट वाइज, भाई स्टेट के हिसाब से कि हाँ भाई इस स्टेट में ये माइनॉरिटी है, इस स्टेट में ये माइनॉरिटी है। तो इन्होंने बोला कि इस हिसाब से हमें रिलीजियस माइनॉरिटी को करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ अब देखो, अब देखते हैं आर्टिकल 21 का क्लॉज 1, आर्टिकल 29 का क्लॉज 1, ठीक है। ये क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। देखो ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं तो उनके प्रोटेक्शन का भी हमें उसका उनकी जो इंटरेस्ट है, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, जो उनका कल्चर है उसे भी हम प्रोटेक्ट करें। तो इसका ये है, देखो इसका मतलब यही है, देखो प्रोवाइड दैट एवरी सेक्शन और सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इट्स ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर। इट्स प्रोवाइड द राइट टू अ ग्रुप, सेक्शन, कम्युनिटी ऑफ पीपल। देखो ये क्या बोला, 29 क्लॉज 1 बोलता है कि ये हर किसी के पास ये राइट है कि वो क्या करें, अगर वो चाहे किसी भी दुनिया के मतलब हमारी कंट्री इंडिया के किसी भी कोने में रह रहा है तो उसके पास ये राइट है कि वो अपने कल्चर को, अपनी भाषा को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। अपने कल्चर को, अपनी भाषा को प्रोटेक्ट कर सके, ये हर किसी के पास राइट है, चाहे फिर वो किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी सेक्शन से आ रहा हो या फिर किसी भी कम्युनिटी का इंसान हो, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला फर्दर इट सेज दैट नो चिल्ड्रेन नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस का, जो हमने पहले देखा। देखो ये क्या बोल रहा है कि दूसरी बात ये है कि एक इंसान, एक सिटीजन जो भारत का सिटीजन है, भारत का नागरिक है, उसके पास ये राइट है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिशन ले सकता है, ठीक है। उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किन ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियंस, रेस, कास्ट और जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से उस पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट प्रोवाइड द राइट्स टू एन इंडिविजुअल सिटीजन, ये हर एक इंडिविजुअल सिटीजन का राइट है, मतलब एक एक पर्टिकुलर सिटीजन का ये राइट है, ठीक है। दूसरा, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एज वेल एज कल्चरल माइनॉरिटीज़। देखिए ये क्या बोल रहा है कि अच्छा ये ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी माइनॉरिटीज़ पढ़ाई है, 3 टाइप की पढ़ाई है, कौन कौन सी, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक, हाँ तो 2 ही टाइप की हैं, ठीक है। इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एज वेल एज कल्चरल। भाई ये खाली रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को ही नहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता, हालांकि कल्चरल माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई कि कल्चरल माइनॉरिटी मतलब कि ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं कि भाई इनका अलग अलग काम होता है कि भाई हाँ कि काम के हिसाब से इनका वो कर रखा है, मतलब इनका अलग कर रखा है काम के हिसाब से। तो कल्चरल माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और देखो लास्ट में, हाउएवर द राइट्स आर नॉट नेसेसरीली रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़ ओनली एज इट इज़ कॉमनली एज्यूम्ड टू बी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो राइट है वो खाली, अगर हम कुछ पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है रेस्ट्रिक्शन लगाती हैं तो खाली माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लिए नहीं लगाती हैं, वो पूरी कम्युनिटी के लिए लगाती है, ठीक है। वहाँ पे स्टेट में या फिर एक स्टेट गवर्नमेंट कोई वो लगाई रेस्ट्रिक्शन किसी भी प्रकार की, तो सारी कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए, मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, वो दोनों के लिए है एप्लीकेबल है, ठीक है, पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है। अच्छा ठीक है, इट इंक्लूड्स माइनॉरिटी एज वेल एज द मेजॉरिटी। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि उसमें दोनों इंक्लूड है, माइनॉरिटी भी और मेजॉरिटी भी, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 क्या बोलता है, आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 बोलता है स्टेट शैल नॉट डिनाई एडमिशन। अभी जो मैंने ऊपर बताया कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एडमिशन इनटू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। भाई अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, कोई माइनॉरिटी ग्रुप से कोई सिटीज़न है, ठीक है, वो जा रहा है भाई, वो गया समझ लो, वो गया उत्तराखंड, भाई वो गया उत्तराखंड और उसने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए गया वो। अच्छा, तो वहाँ जाके इंस्टीट्यूशन उससे ये नहीं बोल सकता कि भाई साहब तुम तो इस बिलोंग करते हो, ना ना भैया हम माइनॉरिटी वाले सेक्शन को नहीं देंगे एडमिशन, या फिर किसी भी बेसिस पे उससे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। अगर वो एडमिशन लेने गया है तो उन्हें एडमिशन देना ही पड़ेगा, अगर उनके यहाँ पास सीट है, ठीक है, लीगली उन्हें सीट है तो उन्हें देनी पड़ेगी एडमिशन, ये चीज़ है। maintained by it or those who that
दोज दैट रिसीव एड्स फ्रॉम इट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मेंटेन्ड बाय इट और दोज दैट रिसीव एड फ्रॉम इट, कि स्टेट शैल नॉट डिनाई। देखो दूसरा बोला कि ऐसे लोग, ठीक है, जो अब मेंटेन बाय इट मतलब कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, या फिर बोल सकते हो कि मेजोरिटी के द्वारा अगर ये मेंटेन किए गई है, ठीक है, एंड दैट और दोज दैट रिसीव एड, या फिर जिनसे चंदा लिया गया है, खाली उन्हें ही हक नहीं है कि भाई साहब कि हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं ना, इसमें माइनॉरिटी वाले सेक्शन भी आ सकते हैं, कोई भी आके इसमें एडमिशन ले सकता है भाई। टू एनी सिटीजन बेस्ड ओनली ऑन, ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, किसी भी ग्राउंड पे, इनमें से किसी भी ग्राउंड पे उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। आगे आगे है हमारा राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30। देखो क्या बोल रहा है कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वही कि हर एक माइनॉरिटी ग्रुप के पास ये राइट है, ठीक है, कि वो एडमिनिस्ट्रेट करा सके, ठीक है, अपने आप को एडमिशन करा सके किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या तो वो एडमिशन करा सके या फिर उसमें जा सके, इस्टेब्लिश करा सके, ठीक है, बना सके या तो खुद। द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, अपनी मर्जी से किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा सकता है भाई, अगर उसे लग रहा है कि उसे आईआईटी में जाना है या फिर किसी में भी जाना है, किसी भी कॉलेज में जाना है, उसकी मर्जी कि मैं तो इस कॉलेज में जाऊँगा, तो वो जा सकता है। ठीक है, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करो और जाओ। ठीक है, बस ये चीज़ है। देखो, the compensation account fixed by the state for the compulsory acquisition of any property of a minority education institution shall not restrict or abrogate the right guaranteed to them। देखो ये क्या बोल रहा है, the compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of any property of a minority education institution, कि कोई भी स्टेट, मतलब कि कोई एक स्टेट है कि भाई इससे कम पैसों में तो आप मतलब इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है, या फिर कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट, जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो किसी को भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, ठीक है, किसी को भी मना नहीं करेगा, एब्रोगेट नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। द राइट गारंटीड टू देम, जो उनसे बोला गया, जो उनके राइट हैं, इसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, हालांकि जो हमारी स्टेट है वुमेन, ठीक है, और जो EWS के लोग होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न या फिर स्पेशल प्रिविलेज बना सकती है, ठीक है, अपनी स्टेट में, मगर वो मना नहीं कर सकती भाई साहब, मना नहीं कर सकती। दिस प्रोविज़न इज़ एडेड बाय, अब जो ये प्रोविज़न जो हमने ऊपर देखा ये वाला, ठीक है, ये प्रोविज़न हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 1978 में आया था, लगा था। ठीक है, ऐड हुआ था ये वाला प्रोविज़न, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी, जिससे कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो लोग हैं उनका जो राइट्स को प्रोटेक्शन दी जा सके। ठीक है, अब देखो, द ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय द माइनॉरिटी, कि भाई अब जो स्टेट है, भाई कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप ने कोई इंस्टीट्यूशन खोला, ठीक है, अब उस पर स्टेट ये नहीं कर सकती कि भाई कि इससे चंदा देने में भेदभाव कर दे कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि हम इसे कम देंगे, जो माइनॉरिटी ग्रुप ने खोला, जो मेजॉरिटी ग्रुप ने खोला, हम इसे बढ़िया वाला चंदा दे देंगे, ठीक, बढ़िया पैसे दे देंगे, ठीक है, काम कराने के लिए, इस कॉलेज में मेंटेनेंस कराने के लिए, इसका प्रमोशन कराने के लिए। ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर सकती। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय माइनॉरिटी, ठीक है, जैसे वो ट्रीट करेगी मेजॉरिटी वाले ग्रुप को, वैसे ही वो माइनॉरिटी ग्रुप के एजुकेशन सिस्टम को या फिर इंस्टीट्यूशन को ट्रीट करेगी। ठीक है, दस द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज़ कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो ये क्या बोला कि जो आर्टिकल 13 है, जो आर्टिकल 30 है वो प्रोटेक्शन देता है खाली माइनॉरिटी को, ठीक है, किस बेसिस पे, रिलीजियन, कल्चरल और लिंग्विस्टिक बेसिस पे, एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी अदर सेक्शन ऑफ सिटीजन, और किसी और पे प्रोटेक्शन नहीं देता, जैसे कि बाकी के सिटीजन, जो हमारा बाकी का दूसरा आर्टिकल है कौन सा, 29 जो देता है। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 30 है वो खाली माइनॉरिटी सेक्शन को ही प्रोटेक्शन देता है, लेकिन जो आर्टिकल 29 है वो सभी को बोलता है कि भाई सभी को प्रोटेक्शन है मेरी तरफ से, तो ठीक है। अब देखो आता है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्टिकल वो फंडामेंटल 6 राइट था,
लेकिन ये डिलीट हो गया इन द सेंस कि भाई साहब इसे हटा के लीगल डॉक्यूमेंट में डाल दिया गया, ये अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ठीक है। इसे उठा के DPSP में भर दिया। देखो आर्टिकल 31 ये पहले था, अब नहीं है फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब कि पहले अधिकार था, तो पहले साहूकार क्या करते थे, लोगों की, गरीब लोगों की ज़मीन हथिया के बहुत बड़े जमींदार बन गए थे, बहुतों के पास तो बहुत सारी ज़मीनें थी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कैंसिल कर दिया था, मतलब गवर्नमेंट ने हटा दिया था कि भाई सब प्रॉपर्टी मांग रहे थे तो फिर हटा दिया था, खाली स्टार्टिंग में लेके आई थी जैसे कि हर किसी को प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी दी जा सके जो गरीब है, ठीक है। द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 अबॉलिश आर्टिकल 31 क्यों, एंड मेड इट अ लीगल राइट, और इसे लीगल राइट मैंने बोला ना अभी कि लीगल राइट में डाल दिया इसे, एंड मेड इट अ लीगल राइट्स। और कौन से पार्ट में डाल दिया गया इसे डाल दिया गया आर्टिकल 300A के पार्ट 12 में, ठीक है। आर्टिकल 300A जो पार्ट 12 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें डाल दिया एज अ लीगल राइट, ठीक है। और आर्टिकल 31 लेड टू अ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए ये क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 31 जो है इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट लाए गए, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट में इसके अंदर चेंज करा गया, फोर्थ अमेंडमेंट में इसके साथ चेंज किया गया, सेवन्थ लाया, 7th भी इसी के लिए आया, 25 भी इसके लिए आया, और 39 भी इसके लिए आया, 40 भी इसमें चेंज करा गया। मतलब इतने सारे अमेंडमेंट में से चेंज करा गया किस आर्टिकल 31 को, राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951, उसने क्या बोला, इंसर्टेड आर्टिकल 31A एंड 31B टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने 31A एक आर्टिकल डाला और 31B एक आर्टिकल बना के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, ठीक है, डाला, ठीक है। 25th, फिर जो 25th अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने क्या करा, इंसर्टेड आर्टिकल 33, इसने 31C लेके आया। अब देखो आर्टिकल 31A क्या है, 31B क्या है और 31C क्या है, ये हम इसमें देखेंगे आगे क्या क्या है। देखो अब तीनों आर्टिकल के बारे में बात करते हैं क्या क्या है। देखो आर्टिकल 31A क्या बोलता है कि सेव्स 5 कैटेगरी ऑफ लॉ फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड इनवैलिडेटेड। मतलब कि इसमें ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि भाई उन्हें आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कहने की बात ये है कि जो आर्टिकल 31A है, ये एक ऐसा कंटेनर समझ लो, एक ऐसा बर्तन समझ लो कि जिसके अंदर आपने कोई भी लॉ डाल दिया तो वो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते उसे, फिर उसका जो कोर्ट में चैलेंज करने का जो आपका जो राइट है वो ख़त्म हो जाता है अगर इसमें कोई सा भी लॉ डल गया 31A आर्टिकल में, ठीक है। देखो इट इंक्लूड्स, देखो एक्विजिशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट, ठीक है। अब इसमें क्या करा स्टेट ने, राइट टू प्रॉपर्टी और इससे भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी राइट थे वो सारे के सारे इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट, प्रॉपर्टी से मतलब प्रॉपर्टी के जितने भी राइट थे वो सारे के सारे इसमें ही डाल दिए, वही चीज़ें। और दूसरा एमलगेमेशन ऑफ कॉरपोरेशन, मतलब कि चलाना या हटाना, मतलब कि एमलगेशन ऑफ कॉरपोरेशन, अब तो भाई चला सकते हैं तो हटा सकते हैं। देखो एक्सटिंग्विशमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर ऑफ कॉरपोरेशन। क्या कर सकते हैं, या तो उस लॉ को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा अगर इसके अंदर जाएगा, या फिर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर देगा, ठीक है। कौन करेगा, कॉरपोरेशन, हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। और एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लेजेस, ख़त्म कर देगा और मॉडिफिकेशन कर देगा माइनिंग लेजेस में, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड द गारंटीड राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, ठीक है। वो क्या कर सकता है, ये राइट जो है 31A जो है 31A, ये जो गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट है, ठीक है, जो हमारी स्टेट है द प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द प्राइवेट, तो जो 31A आर्टिकल है ये पावर करता है हमारी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि स्टेट क्या कर सकती है, किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने अंदर एक्वायर कर सकती है, ठीक है, या फिर अपनी प्रॉपर्टी में से किसी को दे सकती है प्रॉपर्टी। ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है और ले सकती है, या फिर किसी को अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी सी दे सकती है, किसी प्राइवेट मेंबर को, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 31B क्या है,
It protects the acts and regulation including in the 9th schedule from being challenged and invalidated on the grounds of contravictions of any of the fundamental rights। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक ऐसा कंटेनर है, ये भी उसी के जैसा है कि ये भी चैलेंज नहीं हो सकता, बस ये फंडामेंटल राइट्स के लिए। जैसे कि द स्कोप ऑफ आर्टिकल 31B इज़ वाइडर देन द आर्टिकल 31A। बस वो तो ये है कि कंटेनर है कि हाँ भाई चैलेंज नहीं होगा, लेकिन इसका जो स्कोप है इसका थोड़ा सा बड़ा है। क्यों? एज इट इम्यूनाइजेज एनी लॉ इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स से आता है। ठीक है, ना, और ये कहाँ पर है, कौन से शेड्यूल में डाल रखा है, ये हमारा 9th शेड्यूल में डाल रखा है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 31 से क्या बोलता है, इट कंटेन 2 प्रोविजन, 2 प्रोविजन बताता है ये क्या क्या। इट सेज दैट नो लॉ that seeks to implement socialistic directive principles specialized article 39B and C shall be declared void on the grounds of contravention of fundamental rights। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो जो ये राइट है, मतलब कहने की बात ये है कि इसे DPSP बना दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बना दिया गया। ठीक है, अब देखो, मोर एवर नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज़ for giving effect to such policies shall be questioned in any court on the ground that it does not give effect to such a policy। No law containing a declaration that it has given effect to such policies, मतलब कि अगर इसके अंदर कोई सा भी लॉ डाल दिया गया तो उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता। ठीक है, इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकती। कोर्ट ये नहीं बोल सकती हाँ भैया आपने इसमें डाल दिया, अच्छा बताओ ये लॉ कैसा था, अच्छा था, ठीक था, आपने क्यों डाला क्वेश्चन ना। अगर ये डल गया, इसके अंदर डल गया, 31C के अंदर डल गया, तो भैया कोई ये फिर तो आपको भूलना पड़ेगा कि इस तरह का कोई लॉ था, आप भूल जाओ। अब जो इसके अंदर डल गया वो ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच एनी पॉलिसी, फिर ये किसी भी पॉलिसी से बिलोंग नहीं करेगा। मतलब कि डायरेक्ट अगर 31C में डलता है तो ना DPSP होगा ना फंडामेंटल राइट होगा, वो डायरेक्ट क्या बस खत्म हो गया, वो समझ लो कि वो है ही नहीं। अब जब तक वो इसमें से निकलने का नहीं तब तक वो दिखने का नहीं, बस ये चीज़ है। देखो आर्टिकल 32 जो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट से, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।